ये शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके एक नई और क्लास लेके। ये प्रैक्टिस सेट हमारा इतिहास का 20 होगा और जैसा कि मैं पहले कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और तो ये जो हमारा संस्थान है, ठीक है, एल्बन क्लासेस नाम से हमारा संस्थान है, प्रयागराज में स्थापित है। अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ी हुई कुछ चाहते हैं और उसमें जो कोर्सेज अभी करंट टाइम में जो अवेलेबल है उससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हम लोगों को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे किसी प्रकार का मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे चैनल है एल्बन क्लासेस नाम से, उस पर भी जाके आपको जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके उनसे रिगार्डिंग जितने लेक्चर्स हैं आप लोग उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। अभी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मोस्टली, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है इसके रिगार्डिंग वो हमसे संपर्क कर सकता है, कॉल कर सकता है। और जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हमसे किसी प्रकार की क्वारी है तो क्वारी भी कर सकता है। खैर चलिए, ये तो आपका छोटा सा इंट्रो रहा है, ठीक। अगले अगले जब हम सेशन पे बढ़ते हैं, जब अगली अ, चलिए आ जाते हैं। मैंने बताया कि जैसे कि 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार की अगर कोई क्वायरी है इसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और मैं अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इतिहास से रिगार्डिंग हमारी जो क्लासेस चलती हैं हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और उससे पहले जो हम इतिहास के जो पार्ट्स हैं तीनों, जिसमें हम लोग एशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडवल हिस्ट्री, फिर मिडवल हिस्ट्री से लेकर हम लोग मॉडर्न तक पहुँचेंगे। और इन सभी पोर्शन में हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। बारी बारी से एक एक टॉपिक कवर करेंगे और हर एक टॉपिक से लगभग 50 से 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर उससे हमसे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा। तो मैं जैसा कह रहा हूँ, 99 रुपये में आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। खैर, एल1 क्लासेस मैंने बताया है, मेरा संस्थान का नाम है एल1 क्लासेस। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप उस पर भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। खैर कोई इशू नहीं है इस बात का। चलिए, आज की जो हमारी, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, आज की जो क्लास है, ये हमारा जो लेक्चर हो गया 20वां लेक्चर है, ठीक है, इतिहास के रिगार्डिंग। और हमने पिछला जो लेक्चर लिया था मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट की थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मिडवल हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है गुलाम वंश से स्टार्ट हो जाती है, जब दिल्ली पे सल्तनत काल प्रारंभ हो जाता है, जब दिल्ली पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करना प्रारंभ किया। और उसके बाद हालांकि वो एक वैध शासक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उसके बाद जो इल्तुतमिश जो शासक थे उन्हें एक वैध शासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन नहीं संभालते थे, वो लाहौर से संभालते थे, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब क्रम की बात करें, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले गुलाम बास में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं, जो मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन सुल्तान है, उसके बाद इल्तुतमिश को देखते हैं, उसके बाद रजिया सुल्तान को देखते हैं, रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन महमूद को देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा बलबन बस आ जाता है, गयासुद्दीन बलबन को हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वंश की बात होती है, फिर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं, तुगलक वंश के बाद लोधी वंश के बारे सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं, सैयद वंश के बाद में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। जो लोधी वंश एक अंतिम इस सल्तनत का अंतिम वंश था। उसके बाद मुगलों का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग उठा लेते हैं। ठीक। अ, जो लोग भी अभी मुझे देख रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, तो ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाएँ और क्वेश्चन को ले सकें। खैर चलिए, पहला क्वेश्चन है, समय अधिक बर्बाद नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते जाएंगे और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन व्रत प्रथा का प्रारंभ किया था? ठीक ठीक, किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा
और जो सैनिक थे उनके चेहरे मतलब चेहरे या फिर उनका कह सकते हैं कि उनके जो रूपरेखा को दर्ज करने की प्रथा को प्रारंभ किया था। ये सैनिक विभाग से ताल्लुक रखता है। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं, दो घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके या फिर कोई भी व्यक्ति जांच परख के दौरान एक घोड़े को दोबारा रिप्रेजेंट ना कर सके। ठीक है, इससे क्या ना, भ्रष्टाचार पे उसने रोक लगाने का भरपूर प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा है। आ जाते हैं, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खिलाफतुल्लाह शब्द अंकित कराए। ठीक है, खिलाफतुल्लाह शब्द अंकित कराए। हालांकि इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे खिलजी वंश के, उन्होंने भी जो उलेमा वर्ग था या फिर कह सकते हैं जो इमाम वर्ग था उसके जो आधिपत्य को मानने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने ये एक वक्तव्य जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जनता की भलाई के लिए जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ, चाहे वो शरा के वो चीज़ चाहे शरा के अनुसार है या नहीं अनुसार है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस मुझे नहीं पता अल्लाह क़यामत के दिन हम मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन जो जो मुझे जनता के लिए उचित लगता है वो मैं करता हूँ। तो बात आ जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। सेकंड है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। और हालांकि जिस व्यक्ति के यहाँ खलीफतुल्लाह की जिसने उपाधि धारण की, उसने अल इमाम या उल इमाम की भी उपाधि उसने धारण की थी, यानी कि उसने भी उलेमाओं का पूर्ण रूप से विरोध कर दिया और खलीफा की सत्ता मानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए उसने खलीफतुल्लाह का तो दोस्तों ये है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। जैसे कि मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और उससे पहले मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सेना नायक था, जिसको दक्षिण विजय का श्रेय भी दिया जाता है। मलिक कफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इसके सारे पुत्रों को, जो सारे पुत्र थे उनको कैद में डाल दिया। खासतौर से मुबारक शाह खिलजी को इन्होंने कैद में डाल दिया। और इसका एक अवयस्क पुत्र थे सिहाबुद्दीन करके, का एक अवयस्क पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, सिहाबुद्दीन, जो रामचंद्र की पुत्री थी झत्यमाली से उत्पन्न था। झत्यमाली और अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था सिहाबुद्दीन। आप लोग इसको इस तरीके से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। उनसे एक उत्पन्न पुत्र था सिहाबुद्दीन, उसको इसने जो अल्पायु था उसने मलिक गफूर ने उसको सिंहासन पे बैठाया और उसके संरक्षक के तौर पे कार्य करने लगा। बाद में सिहाबुद्दीन की उसने अंधा करवा के उसकी हत्या करवा दी। और फिर मुबारक शाह खिलजी को की भी हत्या करवाने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजा, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, उन सैनिकों को ही धन का लालच देके मलिक कफूर की हत्या करने के लिए भेज दिया और उन सैनिकों ने मलिक कफूर की हत्या कर दी। इसलिए मलिक कफूर का शासन समाप्त हो गया, जो थोड़ी दिन उसने किया था। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी का शासन प्रारंभ होता है। अभिनव निगम, नमस्कार नमस्कार। तीसरे पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? ठीक है, अलाउद्दीन दीवान रियासत था, दीवान रिसालत था, दीवान इंसा था, दीवान अर्ज था। रिसालत था, दीवान इंसा, दीवान अर्ज, जैसे जैसे दीवान इंसा था, दीवान इंसा क्या था, जो पत्राचार व्यवहार होता था या फिर जो लेखन से संबंधित थे, जो राजा के चीज़ों को लिपिबद्ध करते थे, उनके आदेशों को लिपिबद्ध करते थे, उससे संबंधित था। दीवान अर्ज क्या था, सैनिक विभाग था। ठीक है, और कहीं कहीं इसको दीवाने आरिज भी बोल दिया जाता है। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था या फिर जो देख रेख करता था वो आरिज ममालिक कहलाता था। अब कह रहे हैं दीवाने रियासत। ठीक है, और ये दीवाने रिसालत क्या, विदेश विभाग से संबंधित था। फॉरेन जो फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है फतुह उस सलातीन, खजाइनुल फुतूह, तबकात नासरी और तारीख फिरोज शाही। फतुह उस सलातीन, खजाइनुल फुतूह, तबकात नासरी और तारीख फिरोज शाही। बताइए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से जो जो बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, उससे कई लोग जैसे
देखते हैं आमिर खुसरो के जो लेख थे, आमिर खुसरो की जो कुछ किताबें थी उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा जलालुद्दीन बरनी भी उल्लेख करते हैं, और इसके अलावा इसामी भी उल्लेख करते हैं, ठीक है। फुतवातुस सलातानी में भी उसका उल्लेख है, खजाइनुल फुतूह में भी उसका उल्लेख है, ठीक। और जलालुद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही में भी उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या है, विस्तृत जानकारी की बात हो रही है, ठीक है। विस्तृत जानकारी हमको मिलती है तारीख फिरोज शाही से, जो जलालुद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है। और इसी में जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण थी, उन्होंने इसी में ये कहा था कि उन्होंने ये पॉलिसी इसलिए लागू की थी ताकि जो उसकी जो सैनिक व्यवस्था थी, जो विशाल जो सैनिकों की संख्या थी, उनको कम से कम दाम में मुनाफिक चीज़ें दी जा सके, जिस भी यहाँ पे वो सैलरी देता था, कि जो सैलरी वो सैनिकों को देता था, उस सैलरी के अंडर में वो सारी चीज़ें सैनिकों को उपलब्ध हो जाए। कुट्टी का डी, बिल्कुल ठीक है। 5 पे आ जाते हैं, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था, ठीक है। अकेला भारतीय मुस्लिम दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला नसरुद्दीन खुसरो शाह था, मुबारक खिलजी था, रेहान था, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे महमूद तुगलक था, महमूद तुगलक एक पोलाइट शासक था, कह सकते हैं एक सहिष्णु शासक था। उसने क्या किया था, रेहान जैसे कुछ हिंदू थे जिनको उच्च उच्च पदों पे नियुक्त किया था, ठीक है। इसके अलावा नसरुद्दीन खुसरो शाह भी शासक रहे थे। मुबारक खिलजी आप लोग जानते हैं खिलजी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ये नसरुद्दीन खुसरो शाह। जैसे नसरुद्दीन खुसरो शाह के जो नसरुद्दीन महमूद थे, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बाद सॉरी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश के बाद ये शासक रहा था। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना था कुछ समय के लिए। और चूंकि ये हिंदू से कन्वर्ट था, मतलब क्या पहले हिंदू था, उसके बाद कन्वर्ट करके मुस्लिम बना था, तो इसने खुद को क्या बोलता, पैगंबर का सेनापति। खुद को क्या बोला था, पैगंबर का सेनापति, ठीक है, खुद को बोला इन्होंने, ठीक है। और जो तुर्क लोग थे, वो उनको क्या बोलते थे, उन्होंने इसने इसे इस्लाम का शत्रु, और ठीक है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ठीक है। जो तुर्क थे, जो प्योर ब्लड, जो कुलीनता में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या किया था, इसके खिलाफ ये बोला था, इस्लाम का शत्रु इसको बोला है, और ये नारा भी दिया था, इस्लाम खतरे में है, ठीक। ये पे आ जाते हैं, दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी कृषि विभाग में सुधार लाने के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो जो डाक व्यवस्था की बात की गई है, जो महमूद तुगलक के समय में जो इब्न बतूता आया था, उसने डाक व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तृत अ, विवरण दिया है अपनी पुस्तक रहेला में, अपने अपना पूर्ण विवरण विवरण दिया है। तो ठीक है, किसके बारे में चर्चा की जा रही है दोस्तों, इसका होगा 6 का डी, बकाया लगान की वसूली के लिए। एक तरीके से ये राजस्व विभाग था, ठीक है। निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है। दीवाने रियासत हो गया, बरीद मंडी हो गया, सहनाए मंडी हो गया, दरोगाए मंडी होगा, ठीक है। दीवाने रियासत क्या था, दीवाने रियासत का जो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा जो बाजार नियंत्रण से संबंधित मैनेजमेंट था, वो दीवाने रियासत ही करता था, यानी कि उसका अध्यक्ष मान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सहना मंडी था, सहना मंडी क्या करता था, जो मंडी होती थी उसका अधीक्षक होता था। बरीद मंडी था, बरीद मंडी क्या करते होते थे, गुप्तचर होते थे, जो घूम घूम के मार्केट में घूमते थे, और ये इस चीज़ का ब्यौरा जो सुल्तान था उस तक पहुंचाते थे कि कहाँ पे कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है, कहीं मिलावट का सामान तो नहीं बेचा जा रहा, कहीं जो तय मूल्य थे उस मूल्यों से अधिक में रेट पे तो नहीं बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे अंतिम होगा ये डी, दरोगा मंडी, इससे संबंधित नहीं है, बाजार नियंत्रण से संबंधित। आ जाते हैं 8 पे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक कफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक विश्वसनीय या फिर कह सकते हैं आधिकारिक विवरण प्रस्तुत किया। आमिर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, इसामी ने, और जलालुद्दीन बरनी ने।
ठीक है। आमिर खुसरो हो गया, इब्न बतूता हो गया, इसामी हो गया और जियालुद्दीन बरनी हो गया। बताइए दोस्तों। जैसा कि बता रहे हैं, जो मलिक कफूर ने दक्षिण अभियान का आटका है, मलिक कफूर दक्षिण आटका है, बिल्कुल ठीक है, आमिर खुसरो। मलिक कफूर के साथ आमिर खुसरो था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। वो कहाँ गए थे? मलिक कफूर के साथ दक्षिण अभियानों में गए थे, तो उन्होंने अपना जो लेख थे उसका विवरण इसमें प्रस्तुत किया है। हालांकि आमिर खुसरो के बारे में हम चर्चा जो एक और लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं उस समय के या लेखक हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। और जो उस समय की कुछ प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। अभी हम बस जो शासकों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? उमासवा, हेमचंद्र, जिनसेन सूरी और जिन प्रभु सूरी। उमासवा, हेमचंद्र, जिनसेन, जिन सूरी और जिन प्रभु सूरी। मैंने जैसे कि पहले बता चुका, मोहम्मद तुगलक एक सहिष्णु शासक था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया। इसके अलावा इसने हिंदुओं को भी बड़े बड़े उच्च पदों पे नियुक्त किया, सूबेदारी दी, अमीर अमीर के पदों पे भी उनको नियुक्त किया था। नौका डी, ठीक है, जिन प्रभु सूरी। अभिनव नौका डी है जिन प्रभु सूरी। और ये जिन प्रभु सूरी थे, इनसे काफ़ी विचार विमर्श किया करते थे। काफ़ी समय तक इनसे ये विचार विमर्श किया करते थे, यानी कि रात रात भर के बैठ के इनके साथ जो आध्यात्मिक विचार विमर्श पे ध्यान दिया करते थे। अभिनव नौका सी नहीं है, नौका डी। कंफ्यूज मत हो जाइए दो नामों के थोड़ा सा अ, एक जैसे लगभग दिखने की वजह से। निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा, चलो ठीक है, ये हम लोग अभी कर चुके हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका 9 का सी होगा। ओ सॉरी, 10 का। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने खिला, यार ये बार बार रिपीट क्यों कर दिए? ठीक है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। आ जाते हैं 12 पे। पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया? पैगंबर की पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह और महमूद तुगलक, और इनमें से कोई नहीं। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले इसके बारे में बताया है कि जो एक हिंदू था, हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम था, उस हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम था जो खिलजी वंश का जो शासक था, मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद वो उसने उसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और कुछ समय तक मेरे ख्याल से 4 मंथ के आसपास तक वो उसने सिंहासन संभाला था। और फाइनली उस समय जो दीपालपुर के गवर्नर थे गाजी मलिक, ठीक है, दीपालपुर के गवर्नर थे या सूबेदार कह सकते हैं, गाजी मलिक। और चूंकि ये हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम था, जो तुर्कों ने इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया, इसको बोला इस्लाम का शत्रु बोला या इस्लाम खतरे में बोला। और इसका सपोर्ट किया कि किसने किया था? गाजी मलिक ने इसको हरा दिया और हरा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इन्होंने गाजी मलिक, जिसको बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये सिंहासन पर बैठे, और तुगलक वंश की इन्होंने नींव डाली। कौन थे? नसरुद्दीन खुसरो शाह। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना, अरे यार, ठीक है। 5 5 क्वेश्चन बंदे ने डिलीट मतलब कर दिए, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही। समझाना पड़ेगा थोड़ा सा ढंग से। तुगलक नामा का रचयिता कौन था? 5 क्वेश्चन बताइए, 5 6 क्वेश्चन जबरदस्ती रिपीट करके डाल दिए हैं, जबकि इस तरीके से भेजे जाते हैं वो क्वेश्चन रिपीट ना कर पाए, वही घूम घूम के वही क्वेश्चन। तुगलक नामा का रचयिता कौन था? ठीक है, अफीक, जियालुद्दीन बरनी, आमिर खुसरो और फरिश्ता। तुगलकनामा का रचयिता कौन था? अफीक, जियालुद्दीन बरनी, आमिर खुसरो और फरिश्ता। ठीक है, तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा क्या, जैसे कि आमिर खुसरो ने बहुत सी किताबें लिखी थी, आसिका लिखी, और नू सिपहार लिखी, और खजाइनुल फुतूल लिखी। और इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी, तुगलकनामा। ठीक है, क्या लिखा था आमिर खुसरो ने? तुगलकनामा। 16 का सी, बिल्कुल ठीक है।
17 पे आ जाते हैं। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बताया, मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना चाहिए इसमें। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, और ये गयासुद्दीन तुगलक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने पहला शासक जिसने गाजी गाजी की उपाधि, ठीक है, धारण की। इसकी उपाधि धारण की थी गाजी की। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और कहाँ पे थे ये? इससे पहले दीपालपुर के सूबेदार थे। ठीक है, क्या थे? दीपालपुर के सूबेदार। ठीक। और इसके अलावा इन्होंने 29 युद्धों का विजेता, 29 युद्धों का विजेता था। 29 युद्धों का विजेता भी माना जाता है। कई मौकों पे उन्होंने मंगोलों को पराजित किया, इसी वजह से इन्होंने गाजी की उपाधि को धारण किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? ठीक है, खुतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। जैसे खुत और मुकदम क्या हुआ करते थे, ये मोस्टली जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हुआ करते थे, जो जमींदार थे और क्षत्रिय परिवारों से ताल्लुक़ रखते थे, ब्राह्मण परिवारों से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग क्या करते थे, जो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजस्व वसूली थी, राजस्व वसूली का कार्य लगभग ये लोग ही किया करते थे। 18 का C। प्रदीप कह रहे हैं 18 का C। 18 का A, ठीक है। 18 का A, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा? खुतों और मुकदमों के जो पुराने अधिकार थे उनको बहाल कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने किया किया था, खुतों और मुकदमों के जो अधिकार थे, राइट्स थे, उनको वापस ले लिया था। यानी कि उनको एक तरीके से बेरोजगार घोषित कर दिया था, मतलब उनको बेरोजगार की श्रेणी में डाल दिया गया था। प्रदीप, इसका जवाब ए होगा, सी नहीं है। 19 पे आते हैं। हुनूस दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। हुनूस दिल्ली दूर अस्त, ठीक है। हुनूस दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा गया है? और ये जो वक्तव्य है, प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। उनसे ये इनमें से एक शासक था जिससे उनका रिवाइवरी टाइप की रहती थी, यानी कैसे उन दोनों की बनती नहीं थी, एक तरीके से कह सकते हैं। प्रदीप कह रहे हैं बी, 19 का B, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक जब वो बंगाल विजय की ओर गए हुए थे और बंगाल विजय करके लौट रहे थे, तब उनको ये खबर मिली कि निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया जो महमूद तुगलक थे, उनको बादशाह बनने की सलाह दे रहे थे, या इस तरीके की कुछ साजिशें रच रहे थे। मतलब लोग, अफवाह थी या सच थी, ऐसा कुछ मतलब नहीं कहा जा सकता। जो हिस्टोरियल को जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने संदेश निजामुद्दीन औलिया तक भिजवाया था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले वो दिल्ली को छोड़ दें, तभी निजामुद्दीन औलिया ने उनके लिए वाक्य बोला था, हनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी कि जनाब दिल्ली अभी दूर है। ये वाक्य पूछ लेते हैं, ये वाक्य किसने कहा? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। इबन बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इबन बतूता, जो आप लोग जानते होंगे, इबन बतूता जो मोरक्को का मूल रूप से निवासी था। और मोरक्को क्या है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ने वाला एक कंट्री है। वहाँ ही कहीं रहने वाला एक मूल निवासी था। ये 1333 के आसपास भारत में भारत के भ्रमण के लिए आया था। उस समय जो भारत पर तुगलक वंश का शासन था। तो दोस्तों, तुगलक वंश में कौन थे? महमूद बिन तुगलक। ठीक है। इस समय आया था महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। ठीक है। और कब तक रहा था? 1400
तो सॉरी, 1300, हाँ 1300, सॉरी यार क्या हो गया, 1333 ईस्वी में ये भारत आया था, कहाँ था, मोरक्को से, मोरक्को से। मोरक्को कहाँ पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका। कौन शासक था, महमूद तुगलक, ठीक है। महमूद ने इसे क्या, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था 21 का। 21 तो अभी आया ही नहीं है, अभिनव 21 अभी आया ही नहीं है, 20 है, ठीक है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया इसको, ठीक है। और 1343 ईस्वी में चीन भेजा था। चीन, चीन के जो शासक थे तिमोर, ठीक है, चीन के शासक थे तिमोर के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा कर। जो चीन के उस समय शासक थे, कौन थे, चीन के उस समय शासक हुआ करते थे, तो ठीक है, तिरोन तिमूर करके नाम था उनका, तिरोन तिमूर। 1342 में, सॉरी 1342 है ये, 1342 में उन्होंने चीन दिल्ली के इमाम नियुक्त किए थे, मतलब काजी, और फिर चीन के तिमूर के यहाँ इन्होंने राजदूत बनाकर भेजा। कौन थे, मोहम्मद तुगलक। आ जाते हैं, इतने प्रॉब्लम क्या है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, फैक्ट्स की दोस्तों भरमार है। और मतलब फैक्ट्स को, इतने ज़्यादा फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कई जिन्होंने इसको एज ए प्रोफेशन इस्तेमाल कर लिया, यानी एज ए टीचिंग क्षेत्र में बहुत लंबे समय से 8 8 10 10 12 12 15 15 साल से पढ़ा रहे हैं एक ही चीज़ को, तो क्या ना, वो फैक्ट्स उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा वो एक तरीके से बैठ गए हैं। अब मैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ा है इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से, और जैसे कि मैंने बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा इंटरव्यू अभी पेंडिंग में है। लेकिन मैंने एक उस तरीके से पढ़ा है कि एक कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़ा है, किसी को पढ़ा नहीं, तो इस तरीके से फैक्ट्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। यार कोशिश यही कर रहा हूँ कि मतलब आपको जो फैक्ट्स थोड़े बहुत लिखाता चलूँ, ताकि कोई थोड़ी बहुत समस्या ना हो। हालांकि आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग जैसे आंसर करते हैं पता चलता है आपके स्टडी का लेवल। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था, अभी बताया, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 21 का सी। 22, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें करता था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल आंख बंद करके लगा दी। अब एकमात्र दिल्ली सुल्तान एक ऐसा था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो सहिष्णु था, ठीक है, और दूसरे धर्मों के प्रति काफ़ी पोलाइट था, यहाँ तक कि इन्होंने हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों में भी भाग लिया। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, महमूद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, 1321, 1322, 1321 से 1323 से 24 में, 1322 23 में, 1326 और 27 में। 22 का सी, अभिनव 22 का सी। हाँ ठीक है, 13 का दोस्तों डी होगा, 13 को 26 27 में, 13 का 26 27। अच्छा, जब ये इन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी, तो बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपने वो दिए थे, जैसे इब्न बतूता ये कहता है कि जो महमूद तुगलक की जो नीतियाँ थी, क्योंकि जो नीतियाँ थी, उन नीतियों, वो नीतियाँ ज़्यादातर उनकी विफल रही थी, इस चक्कर में लोग उसको पत्र लिख लिख के उसको गालियाँ देते थे, मतलब उसके दरबार में पत्र लिख लिख के भेजते थे, और पत्रों में उसके खिलाफ बहुत सारी अपशब्द या गालियाँ लिखी हुआ करती थी। इसलिए उसने नाराज होकर या दिल्ली वालों को सजा देने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। दौलता मतलब देवगिरी से, यहाँ पे दौलताबाद स्थापित कर दी, यानी कि दौलताबाद ले जाने की सोची। 23 का डी, ये इब्न बतूता का कथ्य है। और एक और थे, इसामी नाम के एक और व्यक्ति थे, एक और राइटर थे, जो जिन्होंने इनको शैतान तक की उपाधि दी थी महमूद तुगलक को, ठीक है, क्योंकि उनके दिल्ली से दौलताबाद जाते वक्त शायद उनके दादा, या मेरे ख्याल से नाना थे, या मेरे ख्याल से दादा ही थे, उनकी डेथ हो गई थी।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवाने कोही की स्थापना की थी? महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और महमूद शाह। 20 निम्नलिखित सुल्तान ने दीवाने दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही भी कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं दीवाने कोही लिखा है, दीवाने अमीर कोही, ठीक है। कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा आ जाता है। 24 का है मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ठीक है। दीवाने अमीर कोही क्या था? एग्रीकल्चर से संबंधित विभाग था, जो क्या करता था? एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार करता था, और जो किसान थे उनको ऋण भी प्रदान करता था, जिसको हम लोग सोंधर के नाम से जानते हैं, सोंधर ऋण की जो प्रारंभ किया था वो महमूद तुगलक ने ही किया था। सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में संकेती मुद्रा का प्रचलन किया था गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग जवाब होगा महमूद बिन तुगलक। दोस्तों इसका पीछे कारण क्या थे, कारण भी आप लोग थोड़े बहुत जान लीजिए। कारण क्या था? जैसे चांदी की उस समय पूरे वर्ल्ड भर में चांदी की अनुपलब्धता, मतलब उपलब्धता नहीं रही थी, या उपलब्धता बहुत कम रह गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने 25 का बी, 25 का बी, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया था महमूद तुगलक ने कि एक संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाएगा, उसका एक दाम डिसाइड कर लिया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने तांबे की मुद्रा का प्रचार किया, या कहीं कहीं पे उसको पीतल की मुद्रा भी दिखाया जाता है, कुछ राइटर ने उसको पीतल की मुद्रा भी कहा है, लेकिन ज़्यादातर तांबे की मुद्रा को ही माना जाता है, या फिर दोनों को भी मान लिया जाता है, लेकिन मोस्टली वो तांबे की मुद्रा ही मानी जाती है। और इससे पहले जैसे कि चीन के एक शासक थे कुबलाई खां ने संकेत मुद्रा का प्रचलन किया था इससे पहले, और लेकिन वो सफलतापूर्वक कर पाए थे। लेकिन फिर उसके बाद ईरान ने किया, ईरान में ये फेल हो गया। उसके बाद महमूद तुगलक ने किया, महमूद तुगलक के समय में भी ये फेल हो गया। फेल होने के पीछे चांदी की कमी की वजह से, और फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जैसे कि नकली मुद्राएं बहुत बनने लगी, कोई मतलब राज्य का कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से नकली मुद्राएं बहुत बनने लगी। और इसी के उपलक्ष्य में जो जयालुद्दीन बर्नी ने कहा था कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, मतलब हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, मतलब हर हिंदू घर में मुद्राएं छपने लगी थी। तो ये जयालुद्दीन बर्नी का कथन है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में थी? जलालुद्दीन बर्नी, इबन बतूता, इसामी और के ए निजामी। ठीक है, जलालुद्दीन बर्नी, इबन बतूता, इसामी और के ए नियाजी। ठीक है, ये जो बात कही है जलालुद्दीन बर्नी ने कही है, ठीक है। ये बात जो कही है जलालुद्दीन बर्नी ने कही है। और जलालुद्दीन बर्नी आप लोग जानते हैं, ये महमूद बिन तुगलक का मतलब कृपा पात्र बना रहा था, महमूद बिन तुगलक का। और बाद में जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया तो फिरोज शाह तुगलक से इसकी कुछ अनबन हुई, उसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक से इसको राजकीय संरक्षण इसको नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत गरीबी में ये। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के लिए उन्होंने चटकारतापूर्ण तारीख फिरोज शाही लिखी और फतवा जहांदारी भी लिखी, जिसके बाद इन्हों कुछ कुछ बेनिफिट्स फिरोज शाह तुगलक से प्राप्त हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस कारण से विफल हो गया? विदेशी व्यापारियों द्वारा संकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। अभी इसका छोटा सा जो मैंने को एलेबोरेट किया था, इसको डिस्क्राइब किया था, उसी में बताया है। संकेतिक सिक्कों का घटियापन, संकेतिक मुद्रा को गलाकर धातु के रूप में प्रयोग। ठीक है, ये व्यापक स्तर पर नकली मुद्राओं की ढलाई प्रारंभ हो गई थी। अच्छा, एक काम ये करूंगा, जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो मैं इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चनों को एक लगभग 40 से 50 क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा एक अलग से। उसमें क्या करूंगा, जो ऐसे क्वेश्चन है जो बना दूंगा, मतलब इतिहास में बहुत कम पूछे गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि
ना ही पूछे गए हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे भी हो सकते, आ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, हम लोग कंपटीशन में है, कंपटीशन में कहाँ से क्या आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक। लेकिन बस ये कि वो क्वेश्चन अच्छे होंगे, एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए, और बाकी वो आते हैं या नहीं आते हैं वो एक बात का विषय है। आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाते हैं तो आपके लिए भी वो लाभकारी होगा, आपको उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस दिल्ली सल्तनत, चलो 28, जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का दो विद्वान मौजूद थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 28 का सी। 29 पे आ जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जो इस्लाम धर्म की मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? फिरोज ने लगाया था, उस कर को क्या बोला जाता था दोस्तों? हकब। हकब ए सर्व, ठीक है। उस कर को बोला जाता था हक ए सर। और हालांकि ये भी बता, हाँ, ये दिल्ली सल्तनत, जैसे एक लेक्चर और होगा दिल्ली सल्तनत का, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया जाएगा जिसमें जो क्वेश्चन इसमें बिल्कुल ऐड नहीं है, उन क्वेश्चनों से हट के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। वो मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आएंगे, ठीक। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ वो आएंगे, और ये कहना भी मूर्खता ही होगी, ठीक। बाद में आपको हमको हमको ही गरियाएंगे कि सर ऐसा करे थे, ठीक है, मूर्खता होगी बहुत बड़ी। बस ये कोई एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है मे बी, अगर कुछ अगर हटके बनाना चाहे तो हो सकता है उनमें से कुछ एक क्वेश्चन आपके में डाल दे, बस ये कह रहा हूँ। ठीक है, जकात हो गया, जजिया कर हो गया, सिंचाई कर हो गया, और खुम्स हो गया, ठीक है। ये कौन सा कर था? सिंचाई कर था, ठीक है। और जजिया कर तो पहले से ही मौजूद थे, जैसे आप लोग जानते हो कि चार प्रकार के जो मुख्य रूप से कर हुआ करते थे, जैसे जकात हो गया, जजिया कर हो गया, खुम्स हो गया, और खराज हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक उस तरीके का भी एक उस नाम का भी एक कर लिया जाता था, लेकिन ये चार कर ही मुख्य रूप से माने जाते हैं या फिर जाने जाते हैं। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर से भी जजिया कर वसूला। इस चीज़ को ध्यान रखें, ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला, लेकिन इस जजिया कर की स्थिति में जो अपाहिज लोग थे, जो महिलाएं थीं, या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब निर्धन थे या भिखारी थे, उन लोगों को इससे बाहर रखा गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। जजिया कर पूर्ण हिंदू समाज पे लागू नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्ण हिंदू समाज पे लागू नहीं था दोस्तों। जैसा कि बार बार हम लोग मीडिया में देखते हैं कि कहते थे कि जजिया कर वो लगाया गया था, बेशक जजिया कर लगाया गया था, ये सभी हिंदुओं पे लागू नहीं था। ये महिलाओं को इससे छूट मिली हुई थी, वृद्धों को इससे छूट मिली हुई थी, अपंग लोगों को इससे छूट मिली हुई थी, जो फिजिकली डिसेबल थे, बच्चों को इससे छूट मिली हुई थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, गयासुद्दीन बलबन हो गया। फिरोज शाह तक किसकी स्मृति में? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको क्या, इनको और नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, इनको उलुग खां भी बोल देते हैं, और जौना खां, ठीक है। कहीं कहीं जूना खां भी लिखा मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप जोना खां जान जाइएगा, जोना खां के नाम पे ही इन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, जौनपुर, और फिरोजपुर, और फतेहाबाद मुख्य थे। और इस ठीक है, कन नहीं होना चाहिए। चलिए 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? नसरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, और शेर शाह अकबर। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, शेर शाह हो गया, और अकबर हो गया। ठीक है, दान का लंगर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है।
जैसे फिरोज शाह तुगलक वैसे तो आसाइशूर शासक था, ठीक है, और कई जगह उसको जैसे औरंगजेब का पूर्वगामी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कई जगह उसे औरंगजेब, इतना मतलब कट्टरता उसके अंदर, धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा इसने जो कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर के भी काफ़ी काम किए थे, जैसे इन्होंने खैराती अस्पताल बनाया था जिसको दारुल सफ़ा बोलते थे, ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, और जिसमें दासों के रख रखाव से रिलेटेड था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या बहुत थी, मेरे ख्याल से 1.80 लाख लोग दासों की संख्या थी। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक को दीवाने बंदगान जैसा विभाग बनाना पड़ा, और दारुल सफ़ा के मारे, और दीवाने खैरात भी एक उन्होंने विभाग बनाया था जो लोगों को दान दक्षिणा देने के बारे में ताल्लुक़ रखता है उससे। तो ये फिरोज शाह द्वारा स्थापित किए हुए कुछ संस्थान थे। फिरदौसी सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा। किसके सुल्तान के शासनकाल में फिरदौसियों को, सूफियों को उत्पीड़न का प्राणदंड झेलना पड़ा था? बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, 9 बजे से ही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब 18 क्वेश्चन रह गए, खींच दे रहे हैं। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? यानी कि विरासत का मतलब हो गया कि अगर पिता रिटायर फिर पिता के बाद पुत्र, ठीक। ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, महमूद बिन तुगलक, और ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने क्या किया था? जो विरासत का सिद्धांत लागू कर दिया था, यानी कि जैसे आजकल के तर्क में वीआरएस के बोलते हैं, वीआरएस के बाद वीआरएस ले लो और अपने बेटों को नौकरी दे दो, इस तरीके से व्यवस्था इन्होंने दी थी। और ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, यानी एक घोड़े को इन्होंने पास कराने के लिए रिश्वत दी थी। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कौन कब किया था? 1226, 1398, 1442, 1526। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? बी, 1398 में। उस समय कौन से शासक थे? कौन सा शासक था? महमूद तुगलक। ठीक है, उस समय कौन थे? नसरुद्दीन तुगलक। ठीक। तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खान द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? तैमूर ने जब नसरुद्दीन महमूद को पराजित कर दिया था, तैमूर ने, तो उसके बाद ये खिज्र खां को क्या कह गए थे? खिज्र खां को उन्होंने सूबेदारी दी थी लाहौर की, दीपालपुर की। खिज्र खां को किसकी सूबेदारी दे के गए थे? वो लाहौर, और और था यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, देखो बड़ा। हाँ, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी इनको दी गई थी। क्यों कहा जाता है? उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद जनजाति का था। वह इस्लामिक धर्मशास्त्र के प्रतिनिधि। 35 का बी। ठीक है, खिज्र खां खुद को पैगंबर का वंशज मानता था। रैयत आला की पदवी धारण की थी बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, खिज्र खान ने, बहलोल लोदी ने। तो दोस्तों, रैयत आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खान ने। खिज्र खान ने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, और खुद को रैयत आला की उपाधि से ही विभूषित करके संतोष कर लिया खिज्र खान ने। ठीक है, और ये प्रॉपर मैनर में तैमूर के जो वंशज थे शाहरुख को ये क्या भेजते रहते थे? राजस्व भी भेजते, यानी कह सकते कर भी भेजते हैं। हाँ, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उनका पूरा नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था ये भाग गए थे। ठीक है, एक लोधी सुल्तान ने सिंह 1414 की बात है। ठीक है, एक लोधी सुल्तान ने सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वो कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा बहलोल लोधी, क्योंकि बहलोल लोधी का जो जो राजतत्व सिद्धांत था वो बंधुत्व पे आधारित था। इसका राजतत्व जो सिद्धांत था बंधुत्वता पे आधारित था, यानी कि वो जितने लोग उनके अमीर बैठते थे उनके साथ वो जमीन पे बैठता था, सिंहासन पे नहीं बैठता था। अगर सभी कालीन पे बैठे तो वो भी कालीन पे ही बैठेगा। और पहला ही अफगान साम्राज्य का शासक था। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, और सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने की थी? शाहजहां, अकबर, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो दोस्तों ये सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 ईस्वी में।
और बहलोल लोदी के बाद ये शासक बने थे, और इनका जो प्रारंभिक नाम था निजाम खान नाम था। निजाम खान ने सिकंदर लोदी के उपाधि के साथ 1504 ईस्वी में सिंहासन संभाला। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इल्तुतमिश हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, महमूद तुगलक हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया। ठीक है, 39 का जो देखते हैं हम लोग, इब्राहिम लोदी ने ये वक्तव्य दिया था। इसके अलावा जो हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में बात करते हैं, देखिए सिकंदर लोदी ने लिज्जत सिकंदर शाही लिखी थी जो गायन पे आधारित थी। इसके अलावा उन्होंने फरंगे मतलब एक फरंगे सिकंदरी फरंगे सिकंदरी लिखवाई थी, जो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने, चलो ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, गुरुरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह लोदी और शहजादा मोहम्मद। ठीक है, गुरुरुखी नाम से सिकंदर लोदी अपनी कविताएं लिखा करता था, और इसके अलावा संगीत का बहुत प्रशंसक था। और ये खास तौर से दाढ़ी भी नहीं रखता था, ये रूप रंग पे बड़ा ध्यान देखता था। ठीक है, अपनी दाढ़ी प्रॉपर रूप से बनाए रखता, मतलब लगभग क्लीन शेव तरीके से रहता था, या कह सकते दाढ़ी को मेंटेन करके रखता था। और और हाँ, इन्होंने जो फ्री फूड की व्यवस्था भी की थी, जो एक तरीके से कहते हैं कि मतलब जो गरीब परिवार के लोग थे या जो गरीब लोग थे, लंगर चलाते रहते थे कि भैया एक कि सबको फ्री खाना मिलेगा, यानी लोगों को खाने की फ्री खाने की व्यवस्था की थी, ऐसे लोगों के लिए जो इसके योग्य नहीं थे, मतलब जो कमा खा नहीं सकते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए वो चीज़ें लागू थी, जो इस योग्य नहीं माने जाते थे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा से सैयदुल सलातीन की पदवी उपाधि की थी? सैयदुल सलातीन। इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फिर मिस्र के खलीफा से क्या अपने मतलब साम्राज्य की वैधता प्राप्त की थी, और ये सैयदुल सलातीन की उपाधि भी वहां से इनको प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मिल जाते हैं, निम्न से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अलब खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। सेकंड ऑप्शन है अलब खां, अरकली, जफर खां, अकद खां। तीसरा अरकली खां, जफर खां, अकद खां एवं मंगू खां। और आखिरी अकद खां, अरकली खां, मूंग खां और जफर खां। दोस्तों उसका जवाब होगा ये, अलब खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। ठीक, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? इल्तुतमिश से, अलाउद्दीन खिलजी से, बलबन से, मोहम्मद तुगलक से। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ना, इल्तुतमिश ने यह वक्तव्य दिया था कि भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है, यह हिंदू बहुल इलाका है और इनसे मिलकर ही हम साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने एक संयोजन की बात की थी, जबरदस्ती इस्लामिक परिवर्तन की बात इन्होंने नहीं की थी। 44, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार व्यक्त कीजिए। राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा। चारों ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ठीक है, इसका दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या था, दोआब में राजस्व वृद्धि की थी, जो फेलियर था एक तरीके से। तो दो पहले पे होगा, फिर उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, एक होगा, फिर खुरासान अभियान किया था, ओ सॉरी संकेतिक, एक मिनट, हाँ फिर संकेतिक मुद्रा थी, और लास्ट में खुरासान अभियान। 2 1 4 3। ठीक, 44 का डी। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें कथन ए तथा आर चिन्हित कीजिए। बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत, जो राजत्व होना चाहिए था, सिद्धांत बंधुता पर आधारित था, और बहलोल अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। बहलोल होना चाहिए, बहलोल। राजस्व राजत्व हो गया, राजत्व अब। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों की मतलब सही से व्याख्या भी करता है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही से व्याख्या भी करता है कि ये राजत्व, इनका जो राजत्व का सिद्धांत था बंधुता पे आधारित था, वो एक दूसरे की जनजातीय भावनाओं का आदर करता था, इस वजह से उनके साथ जमीन पे ही
बैठता था। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और फिरोज तुगलक हो गया। 45 का ए। हाँ ठीक है। 46 का दोस्तों हम लोग देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक। पहली बार इसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू किया था। 48 7 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें दोनों वक्तव्यों को हमें देखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। वो मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। देखिए, आप सभी लोग ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे भीषण आक्रमण मंगोलों के हुए थे। हालांकि जो पहला मंगोल आक्रमण 1221 में हुआ था इल्तुतमिश के समय में, चंगेज खां के नेतृत्व में। हालांकि वो भारत पर उसने बाद में आक्रमण नहीं किया था, सिंध क्षेत्र से ही वापस लौट गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे भीषण आक्रमण मंगोलों के हुए थे, और सबसे पहला आक्रमण इनका जब हुआ था 1297 और 98 में, ठीक है, 1297-98 में कादिर खां के नेतृत्व में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, जिसे विफल कर दिया गया। फिर उसके बाद द्वितीय आक्रमण 1299 में सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे जफर खान ने पूरी तरह से विफल कर दिया। फिर उसके बाद तीसरे आक्रमण की बात करते हैं, 1299 में कुतलुक खां के नेतृत्व में हुआ। फिर चौथा आक्रमण भी हुआ। चौथा आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तरगी के नेतृत्व में। जो चौथा आक्रमण था ए आर दोनों सही व्याख्या, ए आर दोनों सही है, ठीक है। चौथा आक्रमण इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 47 का ए, ठीक, इसका नहीं अभिनव, इसका ए सही नहीं, इसका, हाँ इसका बी सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग का निर्माण ही इसलिए कराया था कि मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। क्योंकि जो चौथा आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में, ठीक है। क्योंकि 1303 में ये मेवाड़ में जो अभियान किया था, ठीक है, मेवाड़ में जो अभियान किया था, चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। वहाँ से थक हार के लौट के जब आ रहे थे तभी मंगोलों का आक्रमण हो गया। तो इन्होंने अपने को सीरी के दुर्ग में सुरक्षित कर लिया, और मंगोल वहाँ से आक्रमण करके लौट गए। कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी को किस मंगोल आक्रमण ने पराजित कर दिया था। हालांकि पराजित नहीं किया था, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी मुकाबला करने के समय क्षमता नहीं रखता था, चूंकि एक नई विजय करके लौटा था, थकी हारी सेना थी, और मंगोलों का वो भीषण आक्रमण था। तो ये लोग आक्रमण करते हुए सीरी किले तक पहुंच गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सीरी किले में सुरक्षित रख लिया था। तो इसका जवाब क्या होगा? बी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 48 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एक, दूसरे कथन आर से मिलाना। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था और ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। भाई साहब, क्या ही बताया जाए इसके बारे में। राजत्व, ठीक है, वो हमारे टाइपिस्ट एकदम मतलब सुप्रीम आदमी है। हमारा जो टाइपिस्ट है बहुत सुप्रीम व्यक्ति है, ठीक, उसके बारे में मतलब क्या ही बताए, ठीक है। तो दोस्तों ए आर आर दोनों सही है, दोनों, और तथा ए की व्याख्या नहीं करता है आर, ए की। ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है किंतु नहीं है। ए सही है कि, ठीक है, देखो, ए ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। ए आर दोनों सही नहीं है तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। ये इसमें दरअसल ऑप्शन कोई अच्छे नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन यही सही है कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अभिनव, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं दिए गए, ऑप्शन गलत दिए गए इसमें। लेकिन जो क्वेश्चन का है उसका यही है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ताजुल उल मसीर, तबकात नासरी, फतवा जहांदारी, खजाइन उल फितूह। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, ताजुल मसीर, ठीक है, ताजुल मसीर पता है हसन निजामी द्वारा लिखी गई है। तबकात नासरी या मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी है। फतवा जहांदारी मैंने बताया जलालुद्दीन बरनी द्वारा लिखी हुई है। खजाइन उल फतूह और आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई।
तो ये बातें इन दोनों में कही है, तबकात नासरी में भी कही गई है और यहाँ भी कही गई है। और आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख करता है, लेकिन तबकात नासरी में जो मिनहाजुद्दीन सिराज ने ये बात कही है, एक नसरुद्दीन महमूद को आदर्श मुसलमान बताया है, आदर्श मुसलमान शासक बताया है तबकात नासरी में। जबकि फतवा जहांदारी में राज्य में आदर्श मुसलमान शासक किस प्रकार से होना चाहिए था, तो इसलिए दोनों बता दूं इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का जो उल्लेख किया गया है वो फतवा जहांदारी में किया गया है, जियालुद्दीन बरनी। हालांकि इसमें भी चर्चा की गई है, लेकिन उसमें मुसलमान शासकों के गुणों की चर्चा ना करते हुए नसरुद्दीन महमूद को ही दिल्ली सल्तनत का आदर्श मुसलमान शासक बता दिया गया है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नहीं, 49 का बी नहीं, 49 का सी है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइएगा, लैंग्वेज बहुत इसकी कंफ्यूजिंग है, इसलिए बताऊँ। फतवा जहांदारी जियालुद्दीन बन्नी की लिखी गई है, और उसने आदर्श सुल्तान की चर्चा की, किस तरीके का आदर्श सुल्तान होना चाहिए था। उसमें इसने ये भी किया कि राज्य में कभी भी बुद्धिजीवियों को स्थान नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि राज्य में कभी भी बुद्धिजीवियों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये भी आप चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, और यही बात आज की राजनीति में भी लागू होती है, सेम चीज आज की राजनीति में अगर बुद्धिजीवी लोग सेलेक्ट होके जाएंगे, तो वो जब बुद्धिजीवी लोग सेलेक्ट होके जाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और समाज को प्रोग्रेसिव मोड पे लेके आएंगे, उसको डेवलपमेंट से डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में डेवलप करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस तरीके से तो बुद्धिजीवी लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। तो ये जलालुद्दीन बरनी का कथन बिल्कुल सही है कि राजनीति में बुद्धिजीवी लोगों को नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट उनको राजनीति में शामिल ही नहीं करने देना चाहिए था। यानी कि राजनीति में सिर्फ ऐसे लोग जाएं जो राजनीति करें, पैसा कमाएं और जनता के लिए बस ये है ना, ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात हो जाए। तो राजनीति दोस्त शुरू से ही बहुत बुरी चीज़ रही है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, आदर्श सुल्तान की बात की गई है। चलिए आ जाते हैं, अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अमीर सादा, अब ना 50 का सी। अमीर सादा की नियुक्ति सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा की सबसे पहले नियुक्ति की थी, और इन्हीं के समय में 1336 से 1345 के बीच में, 1345 के बीच में अमीर सादा विद्रोह हुआ था। अब ना 50 का डी नहीं, 50 का सी है। ठीक, और अमीर सादा कौन थे? अमीर सादा ऐसे लोग थे जो महमूद तुगलक के समय में जो विदेशी मुसलमान थे, जो अरब से आए हुए मुसलमान थे, फारस से आए हुए मुसलमान थे, खुरासान से आए हुए मुसलमान थे, और दूसरे और मुल्कों से आए हुए मुसलमान थे। इन्होंने वहाँ के लाए हुए मुसलमानों को दिल्ली में बसाना शुरू किया था, तो उन्हीं मुसलमान को अमीर सादा कहा जाने लगा। ठीक दोस्तों, 50 क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कंप्लीट हो गए हैं, और अभिनव आप अगली क्लास में जा सकते हैं। और मैं आप लोग खास तौर से आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट रेगुलर करते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन, हालांकि बहुत से सब रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन आप लोग जानते हैं जब पीजीटी टीजीटी में जाते हैं, नए क्वेश्चन बहुत रेयर टू, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन नए बन के उभर के आते हैं। मान लो अगर 50 पूछे, 50 में से 15 क्वेश्चन कुछ नए मिल जाते हैं, 35 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही लगभग मिल जाएंगे आपको। तो बहुत क्वेश्चन पढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन मेन कंपटीशन जो नए क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़े हुए होते हैं, वो भी आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड नहीं होते हैं और काफ़ी कम बार रिपीट हुए हैं, कई सालों पहले पूछे गए हैं, तो इस वजह से वो आपके दिमाग में स्थायी स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाते, इस वजह से वो स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन डालेंगे और वो डेफिनेटली आपके काम काम आएंगे। हालांकि ये सेशन भी खराब नहीं था, क्वेश्चन खराब नहीं थे, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आए हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम के पर्पज से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो तो आज के लेक्चर को दोस्तों हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों का बहुत बहुत लेक्चर में आने के लिए शुक्रिया, और मुझे इतनी देर तक देखने के लिए शुक्रिया, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। चलिए, कल फिर आपसे मुलाकात हुई एक नए लेक्चर में, और वो नया लेक्चर मैंने बताया कि बहुत से 50 को जितने क्वेश्चन नए मिल पाएंगे उनको ऐड करूँगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो, और आगे एग्जाम में भी वो आपके लिए मतलब एक अहम भूमिका निभा पाएँ। तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती